एक बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो अपनी दुनिया के सबसे पावरफुल मेजेस पैदा करने के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन रॉयल मेजेस का सामना एक खतरनाक ड्रैगन किंग से होता है। उनके बेहतरीन जादूगर इकट्ठे होते हैं और उस पे अनगिनत स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन एक भी अटैक उस क्रिएचर की ताकत के सामने काम नहीं आता। एक एक करके हर मेज हार गया। लगता था कि इंसानियत खत्म हो जाएगी कि तभी ड्रैगन किंग कुछ देख के लौट जाने का फैसला करता है। लेकिन जाते वक्त वो एक ऐसी चेतावनी छोड़ गया जो इंसान कभी नहीं भूल पाए। वो चेतावनी क्या थी, उससे पहले हम ये सब कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। एक जंगल जो स्पिरिट्स और जादुई जानवरों से भरा था, जहाँ एक प्रेग्नेंट ड्रैगन बढ़िया सी गुफा चुन के अपना घोंसला बना रही थी। बहुत मेहनत के बाद उसने एक अकेला अंडा दिया और इतने ही प्रोसेस में वो इतना थक गई कि मुश्किल से उसमें कोई ताकत बची थी। फिर भी खाना ढूंढने जाने से पहले जमीन पर उसने आग बिछा करके अंडा गर्म रखने छोड़ दिया। फिर शिकार के लिए निकल गई। जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उसने 2 जादुई जानवरों को देखा। परफेक्ट शिकार था उसके लिए, लेकिन थकान की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाई कि कुछ इंसान भी छुपे हुए थे और पल भर में सब उल्टा हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गया। कुछ वक्त बाद एक प्रेग्नेंट बिल्ली भी उस गुफा में आती है जो पैरोट कैट नस्ल की थी। पूरी जादुई जंगल की सबसे समझदार बिल्ली माना जाता है जिन्हें, क्योंकि ऐसा गुफा अक्सर ड्रैगन्स का घर होता है तो कोई शिकारी यहाँ नहीं आता है भटकने के लिए भी। ऊपर से गर्म जगह थी और चूहे भी खूब सारे थे, तो उसके लिए बच्चे जन्मने का ये परफेक्ट जगह था। उसी रात उसके बच्चे भी होते हैं। जब वो आराम कर रही थी उसे कुछ अजीब फील हुआ। बिल्ली के बच्चों के बीच में छुपा हुआ वो अंडा हिलने लगा और पल भर में ही एक छोटा ड्रैगन अंडे की खोल तोड़ के बाहर आता है। बिल्ली तो पहले उसे कुछ पल देख सोचती है कि ड्रैगन के साथ कब सोई मैं। इतना अलग अपने बच्चों से देखती है, लेकिन न उसने डर दिखाया न ही नफरत। उसे भी अपना बच्चा समझ के अपना लिया, क्योंकि उसे कोई खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। और ऐसे ही ये छोटे ड्रैगन का इस प्यारी बिल्ली फैमिली में स्वागत होता है। सब में सबसे छोटा भाई वो बन गया था। बिल्ली माँ बच्चों की परवरिश करते वक्त सोचती रहती कि आखिर इस अजीब बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। दिन तेजी से गुजरते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो माँ उन्हें चूहे का शिकार करना सिखाने बाहर ले जाती है। कहती है सिर्फ देखना काफी नहीं है, हर कदम याद करो, तभी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जी सकोगे। अपने सालों के तजुर्बे से कई चूहे पकड़ के दिखाए उसने और बच्चे एक एक मुंह बड़े ध्यान से देख रहे थे। पैरोट कैट स्पीसीज सिर्फ समझदार ही नहीं थी, कुदरत ने उन्हें अलग अलग जादू की ताकतों से भी नवाजा था। बड़े भाई बहनों के पास अपनी यूनिक मैजिकल एबिलिटी तो थी ही, लेकिन छोटा अलग था। ड्रैगन होने की वजह से सेम स्पेल्स तो यूज नहीं कर सकता था, पर उसकी अपनी ताकतें थी। पंख फैला के वो आसमान में उड़ना और आग उगलना शुरू करता है। जब फैमिली ने ये सब देखा तो खुशी से झूम उठे। माँ भी प्राउडली मुस्कुराती है, बोली कि मेरे बेटे की जादू तो बिल्कुल अलग है भाई बहनों से। फिर उसने देखा कि कुछ इंसान जंगल से गुजर रहे हैं, तो मौका देख के उसने एक जरूरी सबक सिखाया। बताया कि इंसान इस इलाके को न्यू कॉमर्स का जंगल कहते हैं, जो चूहे और जादुई जानवर पकड़ने आते हैं। ये इंसान ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ दरिया दिल होते हैं जो हर जीव की इज्जत करते हैं, कुछ जीव देख के इज्जत करते हैं और कुछ तो बेहद क्रूएल भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम पैरोट कैट से सिर्फ आसान शिकार होते हैं। अब सब बच्चों ने ध्यान से इंसानों की खुशबू याद कर ली, ताकि दूर से ही पहचान करके खतरे से बच सके, जिससे माँ को सुकून मिलता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ थी कि अचानक से एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो इतनी ताकतवर बिल्ली थी कि इंसानों ने उसे समन किया था। वो जानती थी कि ये वो रोक नहीं सकती, तो सिर्फ अपने बच्चों को देखा और आखिरी बात कही कि जितना हो सके अच्छा जियो। जो सीखा है तुमने वो काफी है अपने दम पर रहने के लिए। ये जंगल खतरनाक है, इसलिए एक दूसरे की हिफाजत करना। अगर जंगल में ही रहते रहोगे तो एक न एक दिन दुनिया में बिखरे हुए अपने भाई बहनों से भी मिलोगे, तो फैमिली की खुशबू से पहचाने जाओगे और प्यार से वेलकम किए जाओगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात कहती है कि सब बस खुश रहना, और फिर वो गायब हो जाती है। चारों बच्चे तरफ गए माँ को आंखों के सामने से जाते हुए देख के। पहली बार छोटे ड्रैगन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब साल ऐसे ही गुजरते गए। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी जीने निकल गए। छोटा ड्रैगन अकेला रह गया उस गुफा में जहाँ वो पला बड़ा था। बचपन से जो उसने सीखा था चूहे का शिकार करता रहा, लेकिन जो खुशी कभी रोज की जिंदगी में उसकी भरी रहती थी वो अब बिल्कुल खाली सी हो गई है। तन्हाई में गुजरने वाला हर दिन पहले दिन से और ज्यादा लंबा होता जाता। कुछ वक्त बाद सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की वजह से बदल जाता है। जब उसकी बड़ी बहन अपने साथी के साथ गुफा में वापस आती है, जैसे ही उसने अपने छोटे भाई से मिलवाया, ड्रैगन ने पास आकर के उसे सूंघा। सेम जात की खुशबू आई तो फौरन फैमिली का हिस्सा मान लिया। थोड़ी देर बाद गुफा में नए बच्चे होते हैं। तब से वो रोज बाहर जाता और एक कूल मामा बनने का फर्ज निभाता, उनके लिए चूहे पकड़ के लाके,
ताकि अपने भांजे भांजियों के लिए काफी खाना हो सके। अब वो पूरा बड़ा हो चुका था, फिर से मुस्कुराहट उसकी जिंदगी में आने लगती है। एक फैमिली जो उसके आंखों के सामने थी तो उसे अकेलापन नहीं लगता। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से थे। फिर जैसे पहले माँ ने किया था, ड्रैगन ने भी छोटे बच्चों को शिकार सिखाना शुरू किया और बार बार एक सबक दोहराता रहता कि इंसानों के पास कभी मत जाना। वो बच्चे भी अब बड़े होके निकल जाते हैं। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करता देख उसे खुशी तो होती है, लेकिन एक दर्द भी था, क्योंकि ड्रैगन्स बिल्लियों से कहीं ज्यादा जीते हैं। एक दिन वो भी ये रियलाइज करता है कि शायद वो हर भाई बहन से ज्यादा जिएगा। ये ख्याल उसके दिल में छुप के बैठ जाता है। लेकिन जब अब उसे तन्हाई भरे आलम अब नॉर्मल लगने लगती है, गुफा में एक नई बिल्ली आती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पास आते ही खुशबू उसे जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी भाई बहनों जैसी हो। उसने अपना परिचय दिया और कहती है कि वो बच्चे देने वाली है, क्या इस गुफा में रह सकती है। उसके पिताजी ने उससे एक अजीब कहानी बताई थी उनके भाई के बारे में, जो एक पंख वाला बिल्ली है, और कहा था कि अगर कभी सेफ जगह चाहिए हो तो उसके पास चले जाना। ये सुन के तो ड्रैगन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसके फैमिली मेंबर ने अभी भी उसे याद रखा है। ये चीज जो वो अभी फील कर रहा था, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वक्त के साथ अब ड्रैगन और भी बड़ा और मजबूत होता गया। उसने एडवांस मैजिक सीखी और जंगल की स्पिरिट से बात करना भी सीखा। एक बार वैसे ही कैजुअली खुद को पंख वाली बिल्ली कह के परिचय देता है, पर स्पिरिट्स बिल्कुल कंफ्यूज थे। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद उन्होंने बताया कि वो बिल्ली नहीं है। ड्रैगन जम गया कि ये तुम क्या बोल रहे हो। दरअसल उसकी माँ को ये डिटेल बताने का मौका मिले उससे पहले ही उसे उठा लिया गया। अब जो भी वो अपने बारे में धारणा बना के रखा था, सब एक पल में ही ढह गया। हैरान परेशान होकर के वो गुफा में वापस आता है और भांजे भांजियों को बताता है कि एक शॉकिंग न्यूज है, मैं बिल्ली नहीं हूँ। और उनका रिएक्शन था कि हाँ हम जानते हैं, 20 गुना बड़े हैं आप और आग भी उगल सकते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें ज्यादा हैरान नहीं करता है और वो बोलते हैं कि मैजिक सिखाना हमें आप जारी रखो, मजा आ रहा है। और ड्रैगन फौरन ठीक हो गया कि क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, ये मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अब कुछ वक्त शांति से गुजरता है। फिर एक दिन उड़ता हुआ जब वो घर वापस आ रहा था तो इंसानों के कुछ ग्रुप को काफी सारी मरी हुई बिल्लियों को लेकर के जाते देखा। पहले सोचा कि शायद वो खाने के लिए हंटिंग किए होंगे, फिर कुछ लाशें पहचान लेता है कि ये तो उसकी फैमिली की हैं। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, नीचे उतर के उन शिकारियों को पल भर में राख कर देता है। फिर स्पिरिट से पूछा कि ये इंसान बिल्लियों को इतनी हंटिंग क्यों कर रहे हैं, खाना नहीं है तो? स्पिरिट ने उसे एक बात बताई कि उनका फर चाहिए उन्हें। ये जवाब तो अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा में डाल देता है, क्योंकि भूख के लिए मारना तो उसे समझ आता है कि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन सिर्फ कपड़े के लिए बिल्लियों को मारना, प्रकृति भले माफ कर दे, मैं नहीं। अब बिना एक पल गवाए वो सीधा शहर के मेन दरवाजे पर उतरता है, अनाउंस करता है कि वो जंगल की जादुई बिल्लियों का रक्षक है और जो शिकारी गए थे वो गए के गए रह गए। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर कोई दोबारा बिल्लियों को मारने जंगल आया तो पूरा शहर जला दूंगा। इंसान घबरा गए और लोकल नाइट्स ने बिजली की मैजिक उस पे चलाई, जो उनका अच्छा डिसीजन नहीं था। उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, एक खड़ूस तक नहीं आई। उल्टा वो एनॉयड हो गया। यू रियली वांट टू मेस विथ मी? पूरा शहर का एक हिस्सा जला दिया उसने, जिसमें हमला करने वाले सोल्जर्स भी खत्म हो गए। पहले तो वो सिर्फ चेतावनी देने आया था, पर अब वो पूरे शहर को खत्म करने का सोच रहा है। पर आग में नीचे देखता है कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसे पहले तो फर्क नहीं पड़ा था, पर उसकी पालतू बिल्ली उसके आगे खड़ी होकर के उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे अचानक से उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, अगर कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। अब कुछ की गलती के लिए सबको खत्म करना उसे सही नहीं लगता, तो वो ऊपर हट जाता है और आखिरी चेतावनी दिया कि जंगल में बिल्लियों को बेवजह मारना बंद करो, सिर्फ खाने या बचाव के लिए मंजूरी है, और अगर ऐसा नहीं किए तो वो फिर वापस आएगा, कह के घर की तरफ चल देता है। अब काफी सालों तक शांति बनी रहती है, क्योंकि कोई भी एक जायंट आग उगलने वाले कैट ड्रैगन से नहीं उलझना चाहता। एक रात किंगडम का प्रिंस चुपके से उठता है और सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि वो मैजिक में कमजोर था और अगर उसे सिंहासन के लिए खुद को वर्दी साबित करना है तो राजा को प्राउड करना होगा। फायर स्पेल ट्राई करता है, कुछ नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करता है, कुछ भी नहीं होता। तभी एक भूली बिसरी बिल्ली उसके पास आके बैठ गई। कुछ देर उसे पैट करने के बाद उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है और इस बार उसकी मैजिक से पत्ता जल गया। बिल्ली कूद पड़ती है और प्रिंस ने भी खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने रियलाइज किया कि ये तो वही जंगल वाली जादुई बिल्ली जैसी लग रही है। उसे पढ़ाई में एक जरूरी रूल बताया गया था कि इन बिल्लियों को कभी हर्ट मत करो, वरना वो आ जाएगा और अब की बार कोई वार्निंग भी नहीं होगी। इज्जत से पूछता है कि क्या वो जंगल से आई है। बिल्ली ने कैजुअली हाँ किया तो प्रिंस उसे वापस पहुंचाने का ऑफर करता है, पर बिल्ली ने बेसिकली कहा कि रहने दो, मुझे रास्ता पता है, वहीं से तो आई हूँ।
और कह के निकल जाती है। अगली सुबह बिल्ली वापस आती है प्रिंस से मिलने और साथ में मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। दोनों धीरे धीरे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रात ट्रेनिंग और बातें करते हैं। राजा को जल्द ही पता चल गया कि उसके बेटे का अफेयर एक मैजिकल बिल्ली से चल रहा है। वो डर गया ये सोच के कि कहीं ड्रैगन ने ये सोच लिया कि हमने उसकी मैजिक बिल्ली पकड़ ली है तो। लेकिन याद करता है कि ड्रैगन पिछली बार तो कोई रीजन से आया था और चेतावनी भी दी थी, सीधा हमला नहीं किया। तो उसने उम्मीद किया कि इस बार बात से काम चल जाए। थोड़ी देर में ड्रैगन वाकई शहर में उतरता है और सब घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि आज तो प्रिंस के ससुर जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ड्रैगन इस बार बदला लेने नहीं आया था। वो सिर्फ अपना एक बिल्ली ढूंढ रहा है जो काफी दिनों से अपने घर नहीं लौटी। बिल्ली तभी सामने आती है तो वो उससे पूछता है कि इतने दिन कहाँ थे? बोला था ना कि 7 बजे के बाद घर आ जाना। हाँ, जैसे कि मारने वाले 7 बजने का इंतजार करेंगे। खैर, बिल्ली ने बताया कि उसकी एक इंसानी बच्चे से दोस्ती हो गई है और वो उसे मैजिक सिखा रही है क्योंकि वो एक नकारा, निकम्मा, कमजोर, लाचार, आलसी और बहुत ही बेकार है। ड्रैगन ने उसे याद दिलाया कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, पर बिल्ली ने कहा कि उसका दोस्त अलग है। जब प्रिंस आया तो ड्रैगन ने उसे खुद देखा कि लड़का तो बुरा नहीं लगता है। मान लिया कि ठीक है, वो यहाँ रह सकती है। लेकिन क्योंकि वो प्रिंस था तो प्रॉपर परमिशन भी जरूरी थी ताकि शहर में पैनिक ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से वो खुद को पंख वाला एक छोटा बिल्ली बना लेता है और कैसल में घुसता है, जहाँ राजा साहब उसका इज्जत से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बिल्ली यहाँ रहे तो। सिर्फ पूछता है कि इंसानों को मैजिक सिखाना अलाउड है या नहीं, क्योंकि बिल्लियां तो आखिरकार ड्रैगन से ही सीखती हैं। तो ड्रैगन ने एक्सप्लेन किया कि मैजिक कोई सीक्रेट नहीं है, उसने भी तो स्पिरिट से सीखा था और चूंकि स्पिरिट से कोई भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो ऐसे वो बिल्ली रुकती है और प्रिंस को सिखाती है। और तब से जब भी कोई नया रॉयल बच्चा पैदा होता, जंगल से एक बिल्ली विजिट करने आती और अगर बॉन्ड अच्छा बनता तो वो साथ रहती और मैजिक सिखाती। और यहीं से इंसान, जादुई बिल्लियां और ड्रैगन के बीच एक शांति भरा समझौता शुरू हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सीन शिफ्ट होता है जहां वो कैट एक अलग जगह निकलती है। उसे अचानक से एना नाम की एक यंग मैजिक स्टूडेंट ने समन कर लिया था। बेचारी बिल्ली को तो आइडिया भी नहीं है कि उसके बगैर उसके बच्चों का क्या होगा। सेम जैसे एना को भी आइडिया नहीं है कि उसने अभी अभी दुनिया के सबसे ओवर क्वालिफाइड हाउस कैट को समन कर लिया है। जिस मोमेंट वो कैट मैजिक सर्कल में अपीयर होती है, एना तो पैनिक करने लगती है, कन्विंस्ड है कि पक्का आज वो कैट फूड बन जाने वाली है। उसका टीचर तो लेकिन उसके इस सक्सेसफुल समन से थ्रिल्ड है और एना को बोलता है कि अपने नए फेमिलियर को घुमा के ले आए, तब तक वो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है। जबकि एना तो कहीं भी एक मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट के साथ अकेले जाना प्रेफर नहीं कर रही है। फिर भी वो नर्वसली मास्टर की बात मानती है। एक प्राइवेट रूम में पहुँच के कैट को पता चलता है कि वो ऑफिशियली एना की फेमिलियर है। नॉर्मली एक मैजिकल क्रिएचर समन करने में दिन लग जाते हैं, तो एना डरी हुई है कि इतनी जल्दी करना मतलब कहीं गलती तो नहीं हो गई। जब वो कैट लड़की के इस एंग्सियस बिहेवियर को देखती है, रियलाइज करती है कि ये इनक्रेडिबली टैलेंटेड है लेकिन इसका खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बिल्ली मौसी की मातृत्व जाग जाती है क्योंकि उसके अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तो वो डिसाइड करती है कि क्यों न एक और बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। वो एना का नाम पूछती है, लेकिन जिस सेकेंड एना रियलाइज करती है कि ये बिल्ली बोलती भी है, वो तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। उसके गालों पे थपथपाते हुए कैट कहती है कि शायद ये इसका अपना तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। क्लास के बाद कैट एना की मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करती है। एना प्राउडली एक आइस ग्लेशियर स्पेल कास्ट करती है, लेकिन सिर्फ एक टिंगू सा आइस पेबल बाहर आता है और कैट तो उसे स्नैक समझ के कैजुअली खाने लगती है, जिससे अब एना और एम्बेरस्ड हो जाती है। रियलाइज करते हुए कि एना को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, कैट एक लाइटनिंग स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करती है। एना देख कहती है कि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया। वो केयरफुली टेक्निक कॉपी करती है और एक थोड़ा सा लाइटनिंग स्पार्क क्रिएट होता है। तो कैट उससे स्पेल का नाम साथ में चैंट करना सिखाती है, जिससे अब एना एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट अनलीश कर रही थी जो ट्रेनिंग वॉल में क्रैश करती है। अपनी सक्सेस से ओवरजेड होके एना तो ऑलमोस्ट रो ही देती है, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता क्योंकि रियल ट्रेनिंग अगले ही दिन से शुरू हो जाती है। हर दिन कैट एना को जब तक वो थक के चूर ना हो जाए स्पेल्स कास्ट करवाती है। एक्सप्लेन करती है कि माना स्टेमिना की तरह काम करता है, जितना ज्यादा यूज और रिकवर करो उतना बड़ा होता जाता है। लाइटनिंग मैजिक मास्टर करने के बाद एना अपना आइस ग्लेशियर स्पेल दोबारा ट्राई करती है, लेकिन वो अभी भी इसमें बुरी तरह फेल हो जाती है और कैट सीधा बोल देती है कि दिल्ली अभी दूर है। कैट की इस इंटेंस ट्रेनिंग का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी होता है कि एना हमेशा भूखी ही रहती है। उसके क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं देख करके कि क्लास की एक शांत सी लड़की जो पहले कभी कभी खाना पूरा खत्म करती थी, अब पूरे मील्स को मिनटों में खा जाती है।
उन्हें घंटा पता होगा कि कॉन्स्टेंटली माना ड्रेन और रिकवर करना बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करता है। क्लास में कैट प्रोफेसर की स्पेशल परमिशन से एना के पास बैठती है क्योंकि वो मॉन्स्टर रिसर्च में भी हेल्प कर रही है। जब एक क्लासमेट एना के अमेजिंग फेमिलियर की तारीफ करता है, एना भी प्राउडली एग्री करती है कि उसकी कैट सच में कमाल की है। जब स्टूडेंट्स फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वहीं कैट अपनी हंटिंग पर जाती है और मैजिकल जेम रैट्स को ढूंढ करके शिकार करती है। उनके माथे पर लगे जेम्स परफेक्ट स्नैक हैं उसका अपना माना इंक्रीज करने के लिए। अब फिजिकल क्लासेस खत्म होने के बाद वो तुरंत एना को और मैजिकल ट्रेनिंग में डाल देती है। एक शाम जब एना कम्प्लीटली थक गई थी, कैट फाइनली उसे रेस्ट करने को बोलती है। बाद में वो एना के प्रोफेसर की मॉन्स्टर रिसर्च करने में हेल्प करवा रही थी और एक्सप्लेन करती है कि कैट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादातर मैजिकल क्रिएचर से कहीं तेजी से रेज करती हैं। वो ये भी रिवील करती है कि उसने काफी और मॉन्स्टर्स भी रेज किए हैं, जिसमें एक मिस्टीरियस पंखों वाला ड्रैगन भी शामिल है, और ज्यादातर इतने धीरे धीरे बड़े हुए हैं कि उन्हें पूरी तरह से जवान होने से पहले ही उसे जाना पड़ा। फिर बताती है कि वो नोवाइस फॉरेस्ट से आती है, एक ऐसी जगह जो किंगडम के एडवेंचर्स लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन एना कैट को जबरदस्ती नहलवाती है और मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट तक को झेलने वाली कैट पानी में भीगी बिल्ली बन जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग के अलावा कैट एना के साथ लाइब्रेरी में भी जाती है और मैजिक स्टडी करने में भी वहाँ उसकी हेल्प करती है। वो उसके साथ हर जगह की पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करती है और साथ ही अपनी ह्यूमन बेटी को सीखते और ग्रो करते देख के प्राउड भी फील करती है। कुछ दिन बाद स्टूडेंट्स का एक समनिंग रिचुअल बुरी तरह से फेल हो जाता है और दूसरे किसी अंधेरी दुनिया का पोर्टल खुल गया था। हॉस्टाइल डीमंस बाहर आने लगते हैं और एना टीचर्स की मदद करने के लिए वो पावरफुल थंडरबोल्ट स्पेल यूज करती है जो कैट ने उसे सिखाया था। बिल्कुल जब एक बुढ़िया को लगता है कि बैटल खत्म हो गई, एक खतरनाक भयंकर डीमन पोर्टल से निकलता है जो सबको डर से ही फ्रीज करा देता है। तभी पूरी सिचुएशन एक बिजार टर्न लेती है। वो कैट कैजुअली डीमन को देख कहती है, ओए तू तो मेरा गोटिया है ना। रिवील करती है कि तुझे तो मैंने नाली से उठा के पाला था। वो माइटी डीमन की सारी इंटिमिडेटिंग ऑरा तुरंत खत्म हो जाती है और सारे टीचर्स उसे एक चिंतित बच्चे की तरह ट्रीट होते देखते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि आप कहाँ गायब हो गई थी, मैंने आपको कितना ढूंढा, और ढूंढते हुए अपने उस एडॉप्टेड बेबी ड्रैगन भाई से भी मिला। जब कैट उससे दूसरे बच्चों के बारे में पूछती है तो वह श्योर करता है कि हाँ सभी सेफ हैं और सभी आपको बहुत मिस करते हैं। कैट मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि करने दो, पर अब वो मेरे बगैर भी ठीक रहेंगे। बिना सोचे वो खुशी खुशी अपने से टेरिफाइंग एडॉप्टेड बेटे को टीचर से मिलवाती है कि डरिए नहीं, ये तो मेरा गोटिया है। फिर और भी क्रेजियर आइडिया देती है कि बेटे क्यों ना समनिंग सर्कल को एक ट्रेनिंग डंजन में बदल दिया जाए ताकि स्टूडेंट सेफली डीमन से लड़ना प्रैक्टिस कर सकें। वो ग्रेटर डीमन तुरंत ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। कैट तुरंत पूछती है क्यों नहीं हो सकता है। वो तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि वो डंजन गार्ड करे और मेक श्योर करे कि कोई स्टूडेंट हर्ट ना हो। अब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक होने के बावजूद भी वो आर्ग्यू नहीं कर पाता। क्यूरियस होकर पूछता है कि आप अचानक से ह्यूमंस की इतनी केयर क्यों करने लगी, और कैट प्राउडली रिवील करती है कि वो एना को बिल्कुल अपने ही बच्चे की तरह रेज कर रही है। और ह्यूमन डीमंस एक एवर ग्रोइंग फैमिली के बारे में सोचते हुए ही वो इतनी खुशी से भर जाती है कि उसकी दोनों पूंछें हिलने लगी थी। वो डीमन अचानक से नोटिस करता है कि पहले तो आपके सिर्फ एक ही पूंछ थी ना। कैट एक्सप्लेन करती है कि हाँ, पर काउंटलेस जेम रैट्स खाने के बाद उसका माना काफी इंक्रीज हुआ है और वो एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो गई है। सोचने के बाद डीमन समझ जाता है कि ये म्यूटेशन का सिंपल मतलब है कि वो और भी ज्यादा जिएंगी, तो वो बहुत खुश होता है और एक्सेप्ट करता है उनकी बात। उस दिन से मैजिक एकेडमी बूम करता है। कैट नहीं, एक मामा कैट की ट्रेनिंग और सेफ डीमन डंजन की वजह से स्टूडेंट्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब सालों तक ये स्कूल काउंटलेस टैलेंटेड मेजेस प्रोड्यूस करता है और एना उनकी ग्रेटेस्ट ग्रेजुएट्स में से एक बन के उभरती है। वो लेजेंडरी टाइटल भी अर्न करती है फोर्स स्ट्रोम का। फिर और सालों बाद एना उसी एकेडमी में टीचर बन के लौटती है। जो नए स्टूडेंट्स थे सब ने उसकी फेमस फोर्स स्टॉर्म की कहानियां सुनी होती हैं, तो वो सीक्रेटली एक्साइटमेंट से झांक के देख रहे थे उसे। और हाँ, मामा कैट आज भी उसके साथ ही है। उनका पहला स्टॉप ट्रेनिंग हॉल होता है जहां वो उस प्रोफेसर से मिलती हैं जिसके साथ उसने कभी मॉन्स्टर रिसर्च की थी। सालों की मेहनत के बाद वो भी फाइनली अब एकेडमी का प्रिंसिपल बन गया है, जो वार्मली मामा कैट का स्वागत करता है और उसके किए सब कुछ के लिए थैंक्स देता है, खासकर उस ग्रेटर डीमन को डंजन का इंचार्ज बनाने के लिए। बिल्कुल उसी वक्त वो डीमन अपने एक एडोरेबल कैट फॉर्म लेकर के अपीयर होता है। मामा कैट खुशी से बोलती है कि वो अपने ग्रेटर डीमन बेटे से मिलने जाने ही वाली थी, लेकिन पांव छूने की जगह ये नालायक ये बोलता है कि आप इतनी खतरनाक जगह में फिर से क्यों आई हैं?
ऑफेंडेड होकर के वो उसे याद दिलाती है कि भूल मत गोटिया, मैंने तुझे बड़ा किया है और कुछ डीमंस को तो मैं इस उम्र में भी हैंडल कर सकती हूँ। एम्बेरेस्ड होकर के वो जल्दी से उसे अंदर खींच ले जाता है कि मम्मा यार पब्लिक में मुझे गोटिया मत बोला करो ना, इधर ये ह्यूमन लोगों के बीच में मैंने अपना भौकाल बना के रखा है। वो एग्री करती है कि अच्छा ठीक है, पर क्लियरली दिख रहा था कि ये नहीं बदलेंगे। इधर एना अपने टीचर होने का पहला दिन शुरू करती है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के दौरान फ्रीज ही हो जाती है। तभी मामा कैट आगे आती है और प्राउडली क्लास को बताती है कि उसने एना को रेज किया है और एश्योर करती है कि इससे तुम लोग भी बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि ये एक एक्सीलेंट टीचर है, जिससे एना को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी स्पीच फिनिश करती है। कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करने के बाद पूरी तरह से निराश था। एना एक्सप्लेन करती है कि लो माना सिर्फ टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और रिवील करती है कि कैसे वो खुद भी पहले इसी तरह से स्ट्रगल किया करती थी, लेकिन उसने लगातार ट्रेनिंग की इम्प्रूव करने के लिए। तो अगली सुबह एना और मामा कैट पर्सनली फिर उस स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। मामा कैट ये भी रिवील करती है कि बच्चों, उसकी फेमस टीचर भी कभी टिंगू से आइस पेबल कास्ट किया करती थी, जिससे न सिर्फ वो स्टूडेंट बल्कि जल्दी ही पूरी क्लास में मोटिवेशन आ जाता है और सभी डेली ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। हफ्तों बाद फिर स्टूडेंट्स डंजन का फाइनल फ्लोर कंकर करते हैं, जहां उन्हें मिलता है द टेरिफाइंग ग्रेटर डीमन। पर बच्चे तो जोकिंगली कहते हैं, ए गोटिया अपने क्यूट फॉर्म में आना रे। डीमन रियलाइज करता है कि उसकी माँ ने उसका सारा ऑरा का माँ बहन कर दिया है और वो चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर एकेडमी में एना को एक आउटस्टैंडिंग टीचर से तारीफ मिलती है और वो सजेस्ट करती है कि स्टूडेंट्स को एक रियल एडवेंचरर गिल्ड मिशन पर भेजा जाए। प्रिंसिपल भी अप्रूव करता है और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की जाती है। हर स्टूडेंट को एक इमरजेंसी फ्लेयर मिलता है, जिससे टीचर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है उन्हें बचाने के लिए। फिर जब इंटर्नशिप खत्म होती है, कुछ स्टूडेंट्स तो फोड़ के आते हैं, जबकि कुछ डिस्करेज होके लौटते हैं। लेकिन एना प्राउडली उन सबको कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उन्होंने मेज बनने की तरफ अपना पहला रियल कदम उठाया है। एक साल बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी कर जाते हैं और अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मामा कैट एना और एकेडमी को लेजेंडरी बनते देखती है। जो कभी एक छोटा मैजिक स्कूल हुआ करता था, अब किंगडम का एक ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है। बाद में ड्रैगन अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है कि तभी दो शादीशुदा बिल्ली कपल्स उससे मिलने आते हैं। कपल्स यहाँ अपने बच्चे जन्मने आए हैं, तो वो ड्रैगन से सुरक्षा मांगते हैं। लेकिन ड्रैगन नोटिस करता है कि एक माँ बिल्ली की टांग जख्मी है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो एक्सप्लेन करती है कि कुछ इंसान जो उसकी खाल चाहते थे लगभग उसे पकड़ ही लेते। फिर वो वापस पूछते हैं कि क्या वो उसे अपनी गुफा में बच्चे जन्मने देगा। रेड ड्रैगन फ्यूरियस हो जाता है कि क्या इंसान उसकी सख्त वार्निंग्स के बाद भी बिल्लियों को हार्म करने की हिम्मत कर रहे हैं। इतना बोल वो तुरंत उन लोगों को ढूंढने के लिए उठ जाता है। उन्हें ढूंढते हुए वो एक लड़ाई की आवाज सुनता है और 3 बिल्लियों को एक ग्रुप ऑफ इंसान को टॉर्चर करते देखता है। वहाँ उतरकर पूछता है कि वो ये क्या कर रहे हैं, और बिल्लियां एक्सप्लेन करती हैं कि यही वो बुरे लोग हैं, तो बस उन्हें सबक सिखा रहे हैं। रेड ड्रैगन गुस्से से उन पर चिल्लाता है कि इंसानों को हर्ट करने पर फोकस करने की जगह उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो उस जख्मी बिल्ली को पहले संभालते हैं। बिल्लियां एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि ये इंसान साले लालची सारे जंगल की बिल्लियों को एक दूर के किंगडम में भेजने का प्लान बना रहे थे। ड्रैगन ये सुन के हैरान है कि यानी ये लोग जंगल के पास वाली किंगडम से नहीं है। हालांकि बिल्लियां इंसानों को सजा देना जारी रखती हैं, पर ड्रैगन उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है। एक्सप्लेन करता है कि अगर वो इंसानों को मारते हैं तो ये नेशंस के बीच एक वॉर शुरू कर सकता है और इनोसेंट बिल्लियां जो इंसानों के शहर में रहती हैं, इसकी वजह से सफर कर सकती हैं। इसकी जगह वो उन्हें कहता है कि इंसानों को सबसे करीब के टाउन ले जाएं और उन्हें वहां पनिश कराएं, और बिल्लियां खुशी से एग्री करती हैं। लेकिन जाने से पहले वो ड्रैगन से पूछती हैं कि उसका क्या करने का प्लान है, तो वो उन्हें बताता है कि वो उन कपल्स की आया बनने जा रहा है। ड्रैगन जल्दी से गुफा वापस आता है, जहाँ वेट कर रही बिल्लियां उसे देख के राहत महसूस करती हैं। वो तुरंत उससे कहती हैं कि बच्चे आ रहे हैं। वो माँ से पूछता है कि क्या उसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और वो एक्सप्लेन करती है कि हाँ, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ इससे पहले कि अचानक उसका पानी टूट गया। ड्रैगन ये भी नोटिस करता है कि उसकी जख्मी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो वो बिल्ले से पूछता है कि क्या उसने हीलिंग मैजिक यूज की है। कैट एडमिट करता है कि हाँ, तो ड्रैगन कहता है कि बोका साले, उसकी हीलिंग मैजिक की वजह से तुम्हारे बच्चे अब टाइम से पहले ही आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्ला कहता है माफ करना, मैं तो बस अपनी चमेली की चिंता कर रहा था। ड्रैगन याद कराता है कि उसे ऐसी सिचुएशंस में मैजिक कास्ट करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो सोचना चाहिए। उसी वक्त दूसरी माँ कहती है कि उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है और पूछती है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। दोनों पतिदेव तुरंत पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन ड्रैगन कामली उन्हें सेटल होने को कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्लियां सक्सेसफुली हेल्दी किटन्स को जन्म देती हैं और उनके पतियों को आखिरकार उनके सपने पूरे करने वाले मिल गए।
आसपास की बिल्लियां भी नए जन्मे बच्चों को एडमायर करने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। वो सब हैरान हैं कि वो कितने क्यूट है। लेकिन ड्रैगन तो सिंपली हंस के कहता है कि सालों पहले तुम लोग भी एग्जैक्टली इन किटन्स की तरह ही क्यूट थे, और इससे पहले कि ये भी जल्दी से बड़े हो जाएं, इन्हें भी अपनी हंटिंग और मैजिक की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि जब बड़े हो जाएं तो अपने माँ बाप से ये ना कहें कि जन्म दे के कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने। तभी एक क्यूरियस किटन ड्रैगन के पंजों से खेलने लगता है और उसे काटना शुरू कर देता है। उसका बाप ये देख मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद ये बड़ा होकर के एक दिन मास्टर हंटर बनेगा, सीधा ड्रैगन पर अटैक कर रहा है। 2 महीने बाद बिल्लियों के बच्चे पहले से बड़े हो गए हैं, तो उनकी माँ भी खाना तैयार करना शुरू करना चाहती हैं। दूसरी माएँ भी एग्री करती हैं कि हाँ, मेरे वाले भी बूढ़े हो गए हैं, शिकार विकार तो अब इनसे होता ही नहीं है, जवानी में तो बहुत रोब झाड़ा करते थे। जाने से पहले सभी ड्रैगन से बच्चों का ख्याल रखने को कहती हैं, ताकि उन्हें उनकी सेफ्टी के बारे में फिक्र न करनी पड़े। जब वो सभी जाते हैं, वही छोटा किटन ड्रैगन के पंजों पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। सभी हंसते हैं कि वो कितना पसंद करता है हमला करना, और ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब भी वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होता है ना, तो लगभग एक इंसान की तरह ही लगता है। वो जोक करने लगते हैं कि ऐसा तो शायद वो किसी प्रिंस या प्रिंसेस के साथ रॉयल कैसल में सेवा करने लग जाए। लेकिन ड्रैगन को ये आइडिया बिल्कुल वाहियात लगता है। हालांकि ये सच है कि कुछ बिल्लियों ने अच्छे इंसानों के साथ रहना पसंद भी किया था, पर वो श्योर है कि इंसानों के बीच रहना चूज करना अभी भी खुद को खतरे में डालने जैसा ही है। तो बच्चों को कहता है कि उन्हें बड़ा होकर के जंगल में ही सही से रहना चाहिए। लेकिन वो बागर बिल्ला तो अभी भी उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पंजों को मुंह में लिए था। 6 महीने बाद अब छोटे बिल्लियों के बच्चे एक बार फिर से बड़े हो गए हैं और अब लगभग फुल्ली ग्रोन बिल्लियों जितने बड़े लगते हैं। ये देख के वो आखिरकार इतने बड़े हो गए, ड्रैगन डिसाइड करता है कि अब उन्हें शिकार करना और मैजिक यूज करना सिखाने का वक्त है। लेसन शुरू करने के लिए वो एक स्पेल कास्ट करता है और खुद को एक विंग कैट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एक्सप्लेन करता है कि स्पेल किसी को अपना रूप बदलने देता है, खुद को छोटा या बड़ा बनाता है। बिल्लियों के बच्चे उसके नई अपीयरेंस से अमेज्ड हैं और जल्दी ही वो सब उस पर चढ़ जाते हैं और उससे खेलने लगते हैं। ड्रैगन उन्हें कुछ देर के लिए मजा करने देता है, फिर पूछता है कि अब उनका मस्ती मजाक खत्म हो गया तो हम लेसन कंटिन्यू करें। वो एक्सप्लेन करता है कि शिकार करना यानी शिकार को पकड़ना, और उसके लिए उन्हें अपने पंजों और अपने दांतों का यूज करना होगा। लेकिन जो शिकार होते हैं ना, वो पकड़ा जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो हमेशा फाइट बैक करेंगे। उन्हें डेमो दिखाने के लिए ड्रैगन अचानक से एक मैसिव बियर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डरे हुए बिल्लियों के बच्चे तुरंत झाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं, सिवाय एक के जो खिसियाए हुए लगता है। ड्रैगन उन्हें कहता है कि अगर कभी भी उन्हें लगे कि वो खुद किसी का शिकार बनने वाले हैं, तो पहली चीज जो उन्हें करनी है वो है भागना। जो नहीं भाग पाता वो अपनी पूरी ताकत से अपनी जान के लिए लड़ता है, और कुछ क्रिएचर्स मैजिक से भी फाइट बैक कर सकती हैं, तो इसीलिए मैजिक सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ड्रैगन फिर अपने विंग कैट में वापस बदल जाता है और एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारी जंगल की बिल्लियों ने जनरेशंस तक इलेक्ट्रिक मैजिक में महारत हासिल की है, और वो उन्हें भी वही सिखाएगा। वो एक छोटे किटन को अपने पास खड़ा नोटिस करता है और पूछता है, तू समझा? और वो कहता है हाँ। ज्यादा देर नहीं होती कि अचानक से ह्यूमन किंगडम का प्रिंस ड्रैगन से मिलने आता है। वो ड्रैगन को कहता है कि ये पहली बार है जब वो उसे देख रहा है, और ड्रैगन रिप्लाई करता है कि प्रिंस भी पहला इंसान है जो कभी जंगल में इतने गहरा अंदर तक आया है। बिल्लियों के बच्चों में से एक पूछता है कि ड्रैगन मामू किससे बात कर रहा है, और उसका बाप एक्सप्लेन करता है कि वो एक इंसान के साथ बात कर रहा है। बिल्लियों के बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, तो उनका बाप उससे कहता है कि वो आदमी एक ह्यूमन किंगडम का प्रिंस है और उनके ड्रैगन मामू का दोस्त भी। बिल्लियों के बच्चे पूछते हैं कि क्या इंसान सच में डरावने होने चाहिए, क्योंकि प्रिंस तो वैसा बिल्कुल नहीं लगता, और उनका बाप एक्सप्लेन करता है कि प्रिंस अलग है क्योंकि वो एक दोस्त है। इंसान सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ काइंड होते हैं जबकि कुछ दूसरे टेरिफाइंग भी होते हैं। प्रिंस आगे आता है और बिल्लियों को कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि इतनी सारी बिल्लियों ने उसे वेलकम किया। बिल्लियों के बच्चे तुरंत सोचते हैं कि ये तो बहुत कूल है यार, और उनमें से कुछ कहने लगते हैं कि वो भी कम से कम एक बार तो ह्यूमन किंगडम विजिट जरूर करना चाहेंगे। ये सुन के ड्रैगन एक लंबी सांस छोड़ता है कि जिसका डर था वही हुआ। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिल्लियों के बच्चे इंसानों के शहरों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और अब सोचता है कि काश उसने पहले ही प्रिंस से आने को मना कर दिया होता। कुछ वक्त बाद ड्रैगन डिसाइड करता है कि अब फाइनली वक्त आ गया है कि बिल्लियों के बच्चों को गुफा के बाहर ले जाया जाए और उन्हें पहली बार जंगल एक्सप्लोर करने दिया जाए। छोटे बच्चे नेचुरली नर्वस हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद ड्रैगन अचानक से सबको पेड़ पर चढ़ के और छुपने को कहता है। अपनी छुपी हुई जगह से वो पास के एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स को लड़ते हुए देखते हैं। बिल्लियों के बच्चे तुरंत नोटिस करते हैं कि ये इंसान तो उस प्रिंस से कितने अलग हैं। तो ड्रैगन पॉइंट आउट करता है कि दूसरे क्रिएचर्स अभी उन पर अटैक कर रहे हैं, और जो अटैक कर रहे हैं उन्हें भेड़िया कहते हैं। एक किटन नोटिस करता है कि एक एडवेंचर के पास भी पंजे जैसा कुछ है। तो ड्रैगन एक्सप्लेन करता है कि इंसानों के पास जानवरों की तरह पंजे नहीं होते हैं, बल्कि वो हाथ में हेल्ड वेपन्स यूज करके लड़ते हैं।
तो वो इंसान सिर्फ एक वेपन यूज कर रहा है जो पंजे जैसा लगता है। ड्रैगन फिर उन्हें ये भी बताता है कि कुछ इंसान मैजिक भी यूज कर सकते हैं। बिल्लियों के बच्चों में से एक पूछता है कि क्या ये सच में सच है, और ड्रैगन कंफर्म करता है कि हाँ, कुछ इंसान में कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है जबकि दूसरे कमजोर होते हैं, लेकिन इसकी जगह वो पावरफुल मैजिक यूज करके मैनेज करते हैं। जब एडवेंचरर्स चले जाते हैं, बिल्लियों के बच्चे पेड़ से नीचे आते हैं और ड्रैगन उन्हें कहता है कि चलो अच्छा है कि वो कोई ऐसी बैटल देख पाए, लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो एडवेंचरर्स एक्सपर्ट्स थे और उनके लेवल के लोग आमतौर पर जंगल में नहीं आते हैं। बिल्लियों के बच्चों में से एक उस एडवेंचर के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता जिसने मैजिक यूज किया था। वो एक्साइटेड होकर के अपने दोस्तों से बात करता है कि वो वाला कमाल का था ना जिसने डंडे से जादू करके भेड़िए मारे, और वो गुफा वापस जाने तक इसी बारे में बातें करते रहता है। कुछ वक्त बाद किटन के बड़े सिबलिंग्स आखिरकार अब नेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं। जाने से पहले ड्रैगन उन्हें कहता है कि वो जैसे चाहे वैसे जिए और वो रास्ता चूज करें जो उन्हें सही लगता है। वो अलग अलग तरीके एक्सप्लेन करता है और इससे पहले कि उनमें से हर एक से पूछे कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, उनमें से 2 कहते हैं कि वो एक ह्यूमन सिटी विजिट करना चाहते हैं, जबकि दूसरा कहता है कि वो तो किसी झरने के पास अपनी एक टेरिटरी बनाना चाहता है। ड्रैगन उन्हें कहता है कि जहाँ भी जाएं बस सावधान रहें और सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। उन्हें याद कराता है कि अगर कभी कुछ भी हो तो वो हमेशा मदद के लिए उसके पास आ सकते हैं। छोटे बिल्लियों के बच्चे अपने बड़े सिबलिंग्स को सेफ रहने को कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगर उन्हें कभी भी कुछ होना तो वो सब आकर के उन्हें बचाएंगे। जाने से पहले बड़े कैट्स भी छोटे किटन्स को अच्छे से रहने और ड्रैगन मामू की सुनने और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहते हैं। उनके जाने के बाद ड्रैगन बाकी बिल्लियों के बच्चों को कहता है कि उन्हें अगले साल अपने खुद के डिपार्चर के लिए भी तैयार होना होगा, तो उन्हें भी अपनी हंटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। किटन्स खुशी से एग्री करते हैं और कुछ दिनों बाद बिल्लियों का एक और कपल बच्चा देता है और ड्रैगन रिलीव्ड होता है कि इस साल की डिलीवरी पिछले साल से कहीं ज्यादा स्मूथली हुई है और वो अब अच्छा आया बनते जा रहा है। वो पुराने किटन्स को बोलता है कि वो अब बड़े भाई बहन हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि नए छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने। वो उन्हें ये भी याद कराता है कि किटन्स बहुत तेजी से बड़े होते हैं और जब जुम्मे 7 दिन के हुए बच्चे भी चूहे पकड़ने लगते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि बात तो सही है। तो उन न्यूबॉर्न्स को इम्प्रेस करना चाहते हुए पुराने किटन्स डिसाइड करते हैं कि सबको दिखाएंगे कि वो कितने स्ट्रांग हो गए हैं एक बियर हंट करके। सक्सेसफुली नॉकडाउन करने के बाद वो एक बियर की बॉडी को मैजिक से केव तक ले आते हैं, लेकिन ड्रैगन और किटन के पेरेंट्स तो दोनों स्टन्ड हैं पूरा एक बियर घर लाते हुए देख के, जबकि न्यूबॉर्न किटन्स तो खुशी से उन्हें घूरते हैं कि कितना बड़ा चूहा है। पुराने किटन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रैगन उनकी तारीफ करेगा, लेकिन इसकी जगह तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता है कि क्या सिखाया था, शिकारियों को देख के भागना चाहिए, लड़ना नहीं। वो कहते हैं कि ये भी नहीं भागा तो हमें लगा कि आज ये शिकार बनने के मूड से आया है। उनके पेरेंट्स भी उन्हें डांटते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा किसी बियर को चैलेंज किया तो वो आसानी से अपनी जान खो सकते हैं। फिर भी जंगल में तो ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि यंग कैट्स के ग्रुप ने अकेले एक बियर मारा है और सब हैरान हैं कि उन्होंने एक्चुअली ये कर दिया। जल्दी ही उनका भी टीम आ जाता है गुफा छोड़ने का। ड्रैगन उनमें से हर एक से पूछता है कि जाने के बाद क्या करने का प्लान है। एक कहती है कि वो तो अपने लिए एक कोरियन हस्बैंड ढूंढ करके फैमिली शुरू करेगी। रोज कहती है कि वो रीड फील्ड के पास लेक है ना, वहाँ जाना चाहती है, सुना है वहाँ कोई बिल्ला तपस्या करता है। एक डिसाइड करता है कि वो केव से ज्यादा दूर नहीं जाएगा और आखिरी बिल्ली बोलती है कि वो तो पहले ह्यूमन किंगडम ट्रेवल करना चाहती है और 2 और तुरंत एग्री करते हैं कि वो भी साथ जाना चाहते हैं। तभी एक मेल कैट अनाउंस करता है कि वो तो एक ह्यूमन एडवेंचरर बनना चाहता है, जिससे सब बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। ड्रैगन पूछता है कि अबे आग तो मैं फूकता हूँ, सुबह सुबह तू क्या फूक के आया है, ह्यूमन कैसे बनेगा? तो वो यंग कैट प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि उसने काफी लंबे वक्त से ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल की प्रैक्टिस की है और सबकी हैरानी में वो तुरंत ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। वो ड्रैगन को बोलता है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में शहर दर शहर ट्रेवल करना चाहता है और एक एडवेंचर की तरह जीना चाहता है। ड्रैगन के कुछ बोलने का मौका मिलने से पहले ही दूसरी बिल्लियां जल्दी से गुड बाय कहती हैं और अपनी अपनी जर्नीज पर निकल जाती हैं। छोटे किटन्स दूर जाते हुए सभी अपने सिबलिंग्स को बाय बोलती हैं और खुद का ख्याल रखने को कहती हैं। सीन शिफ्ट होता है एक दिन रात के अंधेरे में। खैर, एक काला बिल्ला शहर विजिट करने का डिसाइड करता है। वो नॉर्मली अपना टेरिटरी ऐसे नहीं छोड़ता, लेकिन ड्रैगन ने पर्सनली उसे ये करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसने ह्यूमन किंगडम के किंग से एक वादा किया था कि हर बार जब रॉयल फैमिली का कोई नया बच्चा होगा तो ड्रैगन अपनी तरफ से एक बिल्ली भेजेगा उससे मिलने के लिए। और जबकि ड्रैगन ह्यूमन से बार बार मुंह नहीं लगना चाहता है, तो एक बार वो अपना वादा करने के बाद उसे तोड़ने नहीं वाला। तो उसने ब्लैक कैट से रिक्वेस्ट की कि उसके लिए शहर विजिट करे, जबकि उसने स्पेशली ब्लैक कैट को कहा कि सिर्फ थोड़ी देर जाकर के अपना चेहरा दिखाना है वादा पूरा करने के लिए, और फिर वो चाहे तो तुरंत वापस भी आ सकता है।
अब ब्लैक कैट सच में वहाँ है, लेकिन श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ससुरा कोई दिख ही नहीं रहा है, ना ही उसके भाई बंधु कोई दिख रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि सारे ह्यूमंस रात को सो जाते हैं और शहर की सारी बिल्लियां भी वही कर रही होंगी। तो डिसाइड करता है कि खुद ही रॉयल पैलेस में जाने का रास्ता ढूंढेगा। सोचता है कि वो बड़ा टावर वाला ही रॉयल पैलेस होगा, तो थोड़ी मैजिक यूज करता है खुद को बूस्ट करने के लिए, ताकि वॉल्स पर कूद सके। और ऑनेस्टली थोड़ा इम्प्रेस्ड है कि इंसानों ने काफी अच्छी इमारतें बना रखी है। लेकिन जबकि वो पैलेस में आ भी गया है, अभी भी उसे कोई आइडिया नहीं है कि जो बेबी को उससे मिलना है वो है कहाँ। तो डिसाइड करता है कि फिलहाल एक शांत जगह ढूंढ के सोया जाए और फिर सुबह जब सब जागेंगे तो पूछ लेगा। लेकिन जैसे ही वो एक पास के खिड़की से अंदर चढ़ता है, पास के एक बेड से बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आती है और वो हैरान होकर के देखता है कि शायद यही नया जन्मा प्रिंस है। पहले तो काला बिल्ला बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो ये क्या देख रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी ह्यूमंस बेबी नहीं देखा और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी इतने से ही पैदा होते हैं। तभी बेबी जाग जाता है और बिल्ली को देख लेता है। वो रोना शुरू करने ही वाला था, लेकिन बिल्ला बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो वो बेबी को काम करने की कोशिश करता है अपनी पूंछ से कि सो जा प्रिंस बेटा सो जा। और शुक्र है कि उसका पूंछ बेबी का ध्यान खींच लेता है और उसे इतना तो डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वो रोना बंद कर दे। तभी एक मेड जो एक पल पहले प्रिंस को रोते हुए सुन के चेक करने आई थी, अंदर आती है और वो चौंक जाती है जब वो प्रिंस के पास एक काले बिल्ले को बैठे देखती है। लेकिन फिर रियलाइज करती है कि जरूर ये वो बिल्ली है जिसे कैट ड्रैगन ने भेजा होगा, तो वो जानती है कि फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। बिल्ला एक्सप्लेन करता है कि उसका ऐसे चुपचाप अंदर घुसने का कोई इरादा नहीं था, वो बाहर कोई नहीं मिला उसे इसलिए। लेकिन अब चूंकि वो यहाँ है तो उसे रिक्वेस्ट करता है कि किंग को इन्फॉर्म करे कि वो आ गया है, ताकि कल सुबह उसे मिल सके। और मेड एग्री करती है। अगले दिन ब्लैक कैट थ्रोन रूम में किंग से मिलता है और किंग बहुत बोलता है, लड़कियां फेल है इसके आगे। वो ब्लैक कैट से अभी पूछता है कि तो बताओ उसके बेटे के बारे में, कि वो क्या सोचता है, क्या बनेगा आगे चल के। ब्लैक कैट बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये कैसा सवाल है, अभी तो इसे मूतने और हगने की समझ नहीं है, अभी तो नया नया आया है, उसे सही से सांस तो लेने दो। किंग समझता है तो वो कैट से रिक्वेस्ट करता है कि फिर वो कुछ वक्त के लिए शहर में ही रहे और प्रिंस को ऑब्जर्व करे, देखने के लिए कि वो कैट की सपोर्ट डिजर्व करने वाला इंसान भी है या नहीं। ब्लैक कैट ये एग्री करता है, लेकिन श्योर है कि प्रिंस की पर्सनालिटी एनालाइज करने में काफी लंबा वक्त लगेगा। कुछ साल तो यूं ही गुजर जाते हैं और प्रिंस बिल्ले के साथ एक मजबूत और अच्छा रिश्ता बना लिया था। एक दिन ऐसे ही बाहर खेलते हुए अचानक वो बिल्ले और राजा की बात सुनता है कि किंगडम अभी डीमंस के साथ युद्ध झेल रहा है। राजा खुद लड़ना चाहता है, लेकिन राजा होने की जिम्मेदारी उसे रोके हुए है। लेकिन ये भी सुना था कि काली बिल्ली ने अकेले एक बियर मारा था, तो ये साबित करता है कि वो कितना मजबूत है। काला बिल्ला कहता है कि बियर तो एक बार उसने बचपन में भी अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर मारा था। राज बिल्ली ये सुन के हैरान है कि क्या कहीं वो वही मशहूर किटन सिबलिंग्स में से तो एक नहीं है जो बचपन में साथ में बियर मारे थे, और पूछती है कि उसके भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं। वो बिल्ला कुर्बाने कहता है कि काफी अरसा हुआ उनसे नहीं मिला अभी तक, लेकिन कुछ यहाँ शहर में ही होंगे। राजा कहता है कि अगर मौका मिले तो वो उनसे भी मिलना चाहेगा, क्योंकि जरूर वो भी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तभी प्रिंस आवाज देता है कि आओ साथ में खेले कुर्बाने, उसे अकेले पेड़ पर चढ़ना बोरिंग लगता है। तो बिल्ला राजा को बाय बोल करके निकल लेता है। थोड़े दिनों बाद डीमन किंग हार गया होता है और हीरो पार्टी शहर में आती है राजा का शुक्रिया कहने के लिए। कुर्बाने हैरान होता है देख करके कि एक हीरो में से तो उसका भाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सीख के इंसान बना हुआ था। वो भाई उसे देख के आंख मारता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कुर्बाने नहीं बताता, लेकिन हैरान है कि सही में उसका भाई इतना मजबूत हो गया है। शाम को अब प्रिंस हीरो पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के कुर्बाने से कहता है कि वो भी मजबूत बनना चाहता है। जब बिल्ला पूछता है कि और वो क्यों, प्रिंस बोलता है क्योंकि वो चाहता है कि वो कुर्बाने के साथ रहने लायक हो सके और उसके साथ अच्छे अच्छे एडवेंचर करे। तो ये सुन के कुर्बाने डिसाइड करता है कि फिर तो प्रिंस की ग्रोथ में अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसे याद कराता है कि फिर उसे मैजिक के साथ साथ हथियार चलाना भी सीखना होगा। और प्रिंस कहता है कि सीखूंगा। उसी दिन से उसकी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और महज 12 साल की उम्र में ही प्रिंस अकेले एक बियर मार के गिरा देता है। वही बियर को घसीटते हुए वो गिल्ड हॉल में ले जाता है बेचने के लिए, लेकिन कहता है कि उसे ये जंगल में मिला था, पर कोई यकीन नहीं करता। ये कैसे हुआ, हम एक पास्ट देखते हैं जब एक कैसल पार्टी अटेंड करी जा रही थी जहाँ सारी यंग लेडीज पागल थी प्रिंस पर। यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है सिर्फ 12 साल की एज में। कुछ के साथ डांस करने के बाद प्रिंस स्टैन एक्सक्यूज लेकर के निकलता है क्योंकि ये सब उसे थका देता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि लड़कियां सिर्फ उसके साथ रोमांस करने का ही क्यों सोचती हैं। वो कुर्बाने से पूछता है कि तो अब एडवेंचर पर चले दोस्त। कुर्बाने भी तैयार है क्योंकि काफी अरसा हुआ है उन्हें साथ कहीं एडवेंचर किए।
राजा के बर्थडे के दिन स्पेशल वाइन आती है। स्टैन दिन का आधा हिस्सा गेस्ट से मिलने में लगाता है ताकि बाप शक न करे, और जैसे ही राजा की नजर हटती है स्टैन और कुर्बाने कैसल से भाग निकलते हैं, एक नोट छोड़ करके कि वो एडवेंचर पर जा रहे हैं। राजा फ्रस्ट्रेटेड था कि इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि जानता है कि दोनों अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इधर दोनों शहर से भाग रहे हैं। प्लान है कि नेबरिंग नेशन जाएंगे और एडवेंचर की तरह रजिस्टर करेंगे। कुछ दूर जाके वो रात के लिए रुकते हैं और स्टैन अपना बाल काट लेता है ताकि आम गांव का लड़का लगे। फिर सोने के लिए स्टैन फौरन पेड़ पर चढ़ के लटक जाता है। कुर्बाने भी ऐसा ही करता है, पर बिल्ले को तो इतने सालों तक मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत लगी थी तो उसे नींद ही नहीं आती। अब थोड़ा शर्म तो उसे भी आता है कि स्टैन प्रिंस होकर के कितना एडेप्टेबल है। अगली सुबह कुर्बाने देखता है कि स्टैन जमीन पर टार्जन बने हुए है, तो पूछता है कि कोई शूटिंग चल रही है क्या। स्टैन कहता है कि रॉयल कपड़े दबा दिए वरना पहचाने जाएंगे। कुर्बाने समझता है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि प्रिंस किरदार में कुछ ज्यादा ही घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें एक खरगोश दिखता है और स्टैन फौरन दौड़ के पकड़ के कच्चा चबा जाता है। कुर्बाने शॉक्ड है, बोलता है कि बीमार पड़ जाओगे, पर स्टैन कहता है कि वो मैजिक से बॉडी स्ट्रेंथ करना जानता है तो उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में एक बियर की आवाज आती है, और जब कुर्बाने वार्न कर ही रहा होता है कि यहाँ बियर से लड़ना रिस्की है, लेकिन स्टैन सीधा चार्ज कर देता है उस पे, जिससे कुर्बाने को भी उसका साथ देना पड़ता है और साथ मिलके वो बियर को खत्म कर देते हैं। और फिर वही गिल्ड हॉल वाली स्टोरी। बियर बेचने के बाद उन्हें काफी पैसा मिलता है, जिससे स्टैन नॉर्मल कपड़े और स्टार्टर एडवेंचर गियर खरीद के बहुत एक्साइटेड है। लेकिन कुर्बाने याद कराता है कि ये तो अभी शुरुआत है, ज्यादा मत उछलो, एडवेंचर करना है हमें, तो वेपन भी सही होना चाहिए। स्टैन सोचता है कि हाँ, ये तो छुरी उतनी काम की नहीं है, पर कैसल वर्ल्ड में एक फैंसी स्वॉर्ड थी जो मैजिक कंडक्ट करती है, लेकिन अब तो वो मिल नहीं सकती। तो डिसाइड करता है कि मैजिक और बॉडी को और ट्रेन करता रहेगा जब तक सही वेपन ना मिले। और अगली सुबह दोनों शहर छोड़ के निकल जाते हैं। शहर वाले अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये लड़का जो एक हाथ से पूरा बियर घसीट के ले आया था कोई आम तो नहीं लगता, लेकिन उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि तभी एक औरत भाग के आके बताती है कि प्रिंस कैपिटल से भाग निकले हैं। और अब शहर वालों को पता चलता है कि वो लड़का तो बिल्कुल प्रिंस जैसा ही लग रहा था। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।